गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए आज फिर हम एक नए लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं। और इस लेक्चर में कल आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे हम कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। और ये 52 आए कैसे, इसको फिर आज एक बार हम लिखे हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या होती है 11। व्यंजन की संख्या होती है 33 और संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, जिसमें आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। और ये वाह वर्ण होते हैं 2 होते हैं, जिसमें अंग और अह। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। आगत वर्ण होते हैं 2। आगत व्यंजन वर्ण जो हम कल बताए थे आपको, ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु डाल करके हम 2 नए वर्ण कहिए, या जो 2 एक्स्ट्रा वर्ण बनाया गया है जो शुद्ध लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से ये हमारा टोटल वर्णों का ब्यौरा हो गया। कैसे कैसे कहाँ से आए हैं, ये 52 कैसे बने हैं। तो ये 11, 33, 4, 2 और 2, इसको आप जोड़ लेंगे कि 1 और 3 हो गया 4, 4, 4, 8, 8, 2, 10 और 10, 2, 12, 12 का 2 हो गया और हाथ में 1 हो गया। 1 और 1 2 और 2 और 3 5। तो ये आपके 52 का कहाँ से आया है टोटल हिसाब आप लोगों ने देख लिया। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे, ताकि भविष्य में अगर पूछा जाए कि 52 वर्ण कहाँ से आए हैं तो ये आप लोग बता सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे आपके पास वर्ण के पास। कल हम वर्ण पढ़ाए थे और फिर एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से। और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्दों का, बहुत सारे वर्णों का और बहुत सारे वाक्यों का समन्वय होता है। कोई भी कहानी, कोई भी कथा, कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उसमें ढेर सारे वाक्य रहते हैं। और वाक्यों को अगर तोड़ेंगे तो उसमें से शब्द निकलेंगे और शब्दों को तोड़ेंगे तो वर्ण निकलेंगे। अब यहाँ कर रहा है ये जैसे वर्ण में हम उदाहरण दिए हैं कि अ, आ, क, च, ल, य, छ, त्र, ज्ञ, जो भी आता है ये सारे वर्ण के अंदर आते हैं। अब वर्णों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर उसे कहते हैं जिसके लिए हमें किसी दूसरे ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जो मुख से निकलता है वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। उसके लिए हमें कभी भी पीछे से किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी वर्ण उसमें सहायक नहीं होता है। जबकि व्यंजन वर्ण को बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर बिना व्यंजन के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जाते हैं। इसीलिए स्वर जो है सो स्वतंत्र ध्वनि कहलाता है और व्यंजन जो है सो बिना स्वर के नहीं बोला जाती। इसीलिए व्यंजन में स्वर की सहायता रहती है। बिना स्वर के हम कभी भी व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते हैं। जब उच्चारण करते हैं तो वहां पर हम अगले वर्ण को तुरंत ला देते हैं। जैसे हम कल आप लोग को बताए थे कि अगर हम क्लास बोलते हैं तो क के तुरंत बाद हम ल का उच्चारण करते हैं। क को पूरा अ के साथ नहीं बोल करके हम ल का उच्चारण कर देते हैं, यानी वहां पर आधा क स्वर रहित हो जाता है। तो अब हम चलेंगे स्वरों को देखने। स्वर जो है सो 11 होते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11। इसमें आता है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ छूट गया ए और ओ और औ। ओ और औ ये होता है टोटल। इसकी संख्या है 11। इसकी संख्या है 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसकी संख्या हो गई 11। और 2 इसमें से निकल जाता है। 2 जो निकलता है वह है अंग और आह। ऐसे टोटल स्वर की संख्या 13 होता है, 13, जिसमें से 2 निकलने के बाद इसकी संख्या हो जाती है 11।
अब इसमें भी इसके भी दो भाग होते हैं, स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ऐसे तो आगे की क्लास में आपको 3 मिलेगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, लेकिन अभी आपकी किताब में 2 ही दिया गया है। तो 2 कौन कौन होते हैं देखिए, अ, ई, उ और ई, ये 3 आते हैं ह्रस्व स्वर में, ये आते हैं ह्रस्व स्वर में। और बाकी आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और अ, ये आते हैं दीर्घ स्वर में। जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन स्वर वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम टाइम लगता है, कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना टाइम लगता है, ह्रस्व स्वर से सीधे दुगुना टाइम लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हम छोटे ही बोलते हैं, जैसे हम लिखते हैं, एक उदाहरण से आप लोग देखिए, जैसे हम लिखते हैं किताब, जब हम किताब लिखते हैं तो क में ह्रस्व स्वर की मात्रा लगा हुआ है। और जैसे हम लिखते हैं लड़की, लड़की में दीर्घ स्वर लगा हुआ है। तो जब हम किताब बोलते हैं तो यहाँ की बोलने में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, किताब। लेकिन जब हम बोलते हैं लड़की, तो इस की और इस की के दोनों के बीच में, दोनों के समय में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ह्रस्व स्वर में कम टाइम लगता है, इसीलिए हम किताब, किताब, किताब जब उच्चारित करते हैं तो बहुत ज्यादा की पर हम जोर नहीं डालते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं लड़की या असली या नकली, तो जो भी हम बड़ी वाला मात्रा वाला शब्द होता है उसको बोलने में ही हम ऐसे उच्चारित करते हैं कि सुनने वाला समझ जाता है कि यहाँ बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो इसीलिए ये ह्रस्व स्वर में कम टाइम लगता है और दीर्घ स्वर में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है और उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम आगे इसको बताते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्वर और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को अलग अलग करके हम लिखे हैं। ह्रस्व स्वर में आता है अ, छोटी, छोटा उ, अरी। और दीर्घ स्वर में आता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ। ये हो जाता है 4 और ये बच जाता है 11 में से 4 निकला तो कितना बचा, 7। ये बच जाता है आपका 7। अब हम देखते हैं कि स्वर जो है सो व्यंजन में जब लगता है तो बहुत सारा रूप उसका चेंज हो जाता है। ये किसी भी व्यंजन वर्ण में आ या दीर्घ या हर्ष के रूप में नहीं दिखाई देता है, अपने रूप परिवर्तित करके उसमें लगता है। और जब लगता है तो अ का कोई रूप नहीं होता है। जैसे हम सिंपल क बोलते हैं तो हम देखने में हमको कहीं कोई क में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, क ही रहता है, इसीलिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है। लेकिन जब आ लगता है, जब आ की मात्रा हम लगाते हैं तो आ तो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये आकार हमारे व्यंजन में दिखाई देता है। मान लीजिए मैं यहाँ क लिखे तो क में अ हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब का लिखे तो यही आकार आके यहाँ क को आकार जोड़ गया तो हो गया का। उसी प्रकार ये हर्ष ई ऐसे लगता है, ये हर्षी का मात्रा है, ये दीर्घी का मात्रा है, ये हर्षु का, ये दीर्घु का। ये री, किसी भी वर्ण में जब री लगता है तो किसी भी वर्ण के नीचे ऐसे क्री लिख देते हैं। हमको कृष्ण लिखना रहता है तो क्या करते हैं, ऐसे क के नीचे हम री लगा देते हैं तो कृष्ण हो जाता है। ये एकले, ए जो है यह ए के मात्रा जो है सो व्यंजन में लगता है तो एक एकले के रूप में लगता है, लेकिन ए के मात्रा लगता है तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ पर 2 एकले के मात्रा के रूप में दिखाई देता है। और ओ हट जाता है तो ये ओ जो है सो किसी व्यंजन में लग के दिखाई देता है। और यही मात्रा है और इसी मात्रा के आधार पर हम सारे चीजों को लिखते हैं। तो चलिए आज आप लोग इसको नोट कीजिए और कॉपी में इसको लिखिए और फिर पढ़िए, और फिर अगले कल हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे।